बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चकातो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या इमरान खान का दौर गुजर चुका है? क्या नए आर्मी चीफ ने अमर बिल मारूफ पर चलने से इनकार कर दिया है? मईशत की बर्बादी पर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अदलिया क्यों खामोश हैं? और क्या इंतखाबात कौम की किस्मत बदल सकते हैं या फिर नए इंतखाबात सिर्फ इमरान खान की किस्मत को ही बदलेंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये मुआशी अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रहा है। अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना है तो फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाने होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में 75 साल से हुआ क्या है? पाकिस्तान में इंतखाबात ही तो हुए, लेकिन इन इंतखाबात को किसने तस्लीम किया है? हारने वाला हार नहीं मानता, जीतने वाला परफॉर्म करके नहीं दिखाता और नतीजे में पाकिस्तानी अवाम को इस नाम नेहात जमहूरियत के लफ्ज से ही नफरत हो चुकी है। 2013 में भी आम इंतखाबात हुए थे, 2018 में भी आम इंतखाबात हुए थे, 2008 में भी इससे पहले आम इंतखाबात हुए थे, 2002 में भी आम इंतखाबात हुए थे। मगर हम ये देखते हैं कि हर इंतखाब के बाद जो हुकूमत आती है वो माजी की हुकूमत से मुकाबला करती है बद से बदतर होने में। हमें लगता है कि गुजरी हुई हुकूमत बेहतर थी और आने वाली ये मौजूदा जो हुकूमत है ये तबाही और बर्बादी की एक नई दास्तान है। यहां पर हमें जमहूरियत ने बेहतरीन गवर्नेंस नहीं दी, यहां पर नए इंतखाबात ने इस मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं बनाया। 2013 का दौर 2008 से उसका कंपैरिजन कर लें। 2008 में क्या हालात थे, 2008 के बाद 2013 में क्या हालात थे और फिर 2018 के बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। और अब जो नई हुकूमत आई है इसने 2018 के दौर को एक अच्छा दौर बना दिया है कि ये उससे भी बदतर साबित हो रहे हैं। तो मसला ये है कि अगर इलेक्शन ही सोल्यूशन है तो फिर समझाया जाए, बताया जाए कि आखिर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है इमरान खान साहब के पास कि नए इलेक्शन के बाद वो डॉलर को नीचे ले आएंगे, वो पेट्रोल को नीचे ले आएंगे, वो गैस की कीमतों को कम कर देंगे, वो बिजली सस्ती कर देंगे, वो फूड इन्फ्लेशन पर कंट्रोल पा लेंगे। इस सब का क्या जवाब है? वो कैसे IMF से हमारी जान छुड़ाएंगे? वो कभी हमें बताते हैं कि मईशत ICU के अंदर है, कभी वो हमें बताते हैं कि आपने घबराना नहीं है, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इक्तदार में आने से पहले इन सबकी गुफ्तगू बड़ी आइडियल होती है, लेकिन जब ये इक्तदार में आते हैं फिर ये ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं, फिर ये फैक्ट्स ओरिएंटेड हो जाते हैं, फिर ये कौम से पेट पर पत्थर बांधने की बातें करते हैं, फिर ये 2 की बजाय 1 रोटी खाने की आपको सजेशंस देते हैं, तजावीज देते हैं आपको कि आप थोड़ी देर के लिए कुर्बानी दे दें, लेकिन ये तैयारी नहीं करते। आखिर इमरान खान साहब आकर अपना इकोनॉमिक प्लान रखें और बताएं इस कौम को कि क्या असद उमर उनका इकोनॉमिक प्लान है, क्या हफीज शेख उनका इकोनॉमिक प्लान था, ये शौकत तरीन उनका इकोनॉमिक प्लान था। ये जो बड़े बड़े हमें डिजिट्स बताए जा रहे हैं, ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां खान साहब सुना रहे हैं, बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन मसला यहां पे ये है कि अब जब आप हुकूमत में आएंगे, पहले 3.5 साल आपने हमारा भुर्ता निकाला महंगाई करके, बैड गवर्नेंस करके, अब जब आप दोबारा आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि जनाब ये तो रिजल्ट आएंगे 5 साल के बाद। तो कौन से कुर्बानियां मांग रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। अगर इंतखाबात से ही तब्दीली आनी होती, अगर वोट की ताकत से ही कौम की किस्मत बदलनी होती तो 75 साल कौम के जाया ना होते। 75 साल में ये जो जमहूरियत है इतनी रुसवा ना होती। चूंकि इस मुल्क में इलेक्शन सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वोट की ताकत सिर्फ
एक लफाजी है, किसी के पास कोई टीम नहीं है, किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई शेडो गवर्नमेंट नहीं है। आज कंपैरिजन दे ना खान साहब के पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, केपीके के अंदर क्या सूरत हाल है, गवर्नेंस के हवाले से आजाद कश्मीर में वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जीबी में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कोई प्लान बताएं, कोई फर्क बताएं को हम क्रिएट करके, जिससे हम कन्विंस हों कि हाँ यार ये आपका दौर बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की हुकूमत को आइडियल हुकूमत है, आज की हुकूमत कुछ परफॉर्म करिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये खान साहब से भी बदतर है। लेकिन जो आज की मौजूदा हुकूमत है वो अपना कंपैरिजन 2018 से पहले चाहती है कि 2018 से पहले मुल्क के कर्जे इतने थे, मुल्क का ग्रोथ रेट ये था, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन की साइज ये थी, लेकिन खान साहब आए तो उन्होंने 7वें आसमान पे इस मुल्क के कर्जे पहुंचा दी और महंगाई पहुंचा दी। तो ये एक हमें एक सीरियस डिबेट करने की जरूरत है कि अगर इलेक्शन होता है, खान साहब जीत जाते हैं तो खान साहब को तो हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन क्या एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? अब इमरान खान साहब कुछ बातें कर रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पे चले, वो कहते हैं कि वो इदारों से मुखातिब हैं। भाई आपका प्रॉब्लम ये है कि आप कौम से मुखातिब नहीं हो रहे, आप एक आम आदमी से मुखातिब नहीं हो रहे। मसला ये है कि पाकिस्तान की फौज कहती है कि भाई हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंबल ही हमें नहीं छोड़ रहा, वो सियासत से निकलना चाहते हैं। अब ये क्या आर्मी चीफ का काम है कि वो इस मुल्क में इलेक्शन करवाए? आर्मी चीफ का काम, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जो नई डोमेन बताई जा रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रूल ऑफ लॉ के हवाले से है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की जाती है, इसमें जो कानून नाफिज करने वाला अमल दरामद वाली बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाली बात है, वहां पर आर्मी चीफ का रोल जरूर बनता है। लेकिन ये आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो इलेक्शंस करवाए। ये जो अमर बिल मारूफ की डेफिनेशन आप लेकर आ रहे हैं, ये एक वेग टर्म है, ये हर बंदे की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है। एक आर्मी चीफ को कायदे और कानून के मुताबिक चलना है। अब इसके बाद आप पाकिस्तान की आप आर्मी चीफ से पूछिए, आर्मी चीफ से पूछिए कि भाई ये टीटीपी क्यों सर उठा रही है इस मुल्क के अंदर। आप आर्मी चीफ से पूछिए कि भाई क्यों अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है। ये बातें आप पूछिए उनसे, नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक बातें पूछिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक आर्मी चीफ का मुहासबा कीजिए, ये सवाल उठाइए। लेकिन इलेक्शन करवाना आर्मी चीफ की ड्यूटी और उसका काम नहीं है। बहरहाल, लेकिन उसके बाद आप आगे चलिए, आप चीफ जस्टिस से मुखातिब हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं, आप बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं, खुदा के वास्ते दे रहे हैं इदारों को। भाई आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से पूछिए कि ये जो 20 लाख मुकदमात पेंडिंग है, ये क्यों है? क्यों पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नापैद है? क्यों डाकुओं को जमानतें मिल रही हैं? आप ये पूछिए। आप पूछिए कि ये क्यों शरीफ खानदान के ऊपर सारी इक्तदार की मेहरबानियां हो रही हैं। ये बातें आप पूछिए जुडिशरी से। जुडिशरी का काम भी इलेक्शन करवाना नहीं है। पाकिस्तान की फौज रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है पाकिस्तान के दिफा की, पाकिस्तान की जुडिशरी जवाबदेह है पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम की। और फिर उसके बाद आप बात करें सनतकारों के हवाले से कि सनतकार क्यों चुप हैं। और भाई बात यह है कि अगर उनको क्राइसिस फील नहीं हो रहा, अगर वो नहीं समझ रहे कि मईशत बर्बाद हो रही है, तो आपको क्या तकलीफ है? आप कह रहे हैं कि आप हैरान हैं। और भाई जिनको होना चाहिए अगर वो नहीं हो रहे, तो फिर आप क्यों किस चीज की तकलीफ है? इसके दो मतलब है कि सनतकार इसलिए खामोश है कि एक तो उनको इस सागदार के ऊपर ट्रस्ट है, एक मतलब ये है। दूसरा ये कि वो समझते हैं कि इस मुल्क की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो ठीक सिमत के अंदर जा रही। तीसरा मतलब इसका ये है कि जो मईशत बर्बाद की है ये आपने की है, आपके 3.5 साल ने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। इस वजह से सनतकार आपको तब्दीली नहीं समझते, आपको निजात दहिंदा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पीएमएलएन का जो बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल है, अगर कोई मॉडल है तो वो समझते हैं कि वो ठीक मॉडल है, तो वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। और एक चौथी रीजन है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन इसलिए भी आपके साथ आवाज नहीं मिला रहा क्योंकि वो ये समझता है कि इस मुल्क में इलेक्शन एक नहीं 100 मरतबा हो जाए, इससे इकोनॉमी ठीक होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है।
किसी किस्म का। ये इलेक्शन से पहले कहते हैं कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन फिर ये बाद में आईएमएफ के कदमों पे चल के जाते हैं, उनके दरबार में हाजिरी देते हैं और फिर कौम से कुर्बानियां मांगते हैं, फिर कहते हैं मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, फिर कहते हैं आपने घबराना नहीं, फिर ये हमें सारे बताते हैं हुकूमत में आने के बाद कि अगर हम ये ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तो भाई इस मुल्क में 2018 के अगर इलेक्शंस ने कुछ नहीं दिया तो 2023 के इलेक्शंस भी कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप नाहल लोगों को टिकटें देते हैं, नाहल सिस्टम के ऊपर ये जमहूरियत खड़ी हुई है। तो इसके बाद एक आखिरी पिलर आ जाता है, वो पाकिस्तान का मीडिया है। आप कहते हैं कि मीडिया भी खामोश है, मीडिया भी महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा। भाई मीडिया तो पहले ही वो कहता है नोट वखा मेरा मूड बने, सारे मीडिया से तो आपने दुश्मनी ली हुई है। आप कहते हैं मीडिया दो ही हैं, एक ARY दूसरा बोल, तीसरे यूट्यूबर्स हैं जो आपके वर्कर बन के आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो जब आप खुद इख्तलाफी आवाज़ों को मौका नहीं देंगे, उनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनको इंटरव्यूज दें, उनके सवालात का जवाब दें, तो वहां आपने जाना नहीं है। लेकिन आपको सेलेक्टिव चाहिए। लेकिन ये स्टिल ये एक रियलिटी है कि यहाँ पे मीडिया बिकाऊ है, यहाँ पे लिफाफा चलता है, कोई माने या ना माने, किसी के पास सबूत हो या ना हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया एक बाइस्ड मीडिया है। ये कोई आइडियल प्रोफेशनल मीडिया नहीं है पूरी दुनिया की तरह। जैसे दुनिया में मीडिया बाइस्ड होता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी है। अब मसला ये है कि आपको अवाम की ताकत पर भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है इदारों के ऊपर। आपको ये भरोसा है कि अगर आर्मी चीफ मेरे साथ हो जाए तो मैं हरा सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, अदलिया मेरे पीछे आके खड़ी हो जाए तो मैं शरीफ खानदान को चुनवा सकता हूं। लेकिन आपको पब्लिक की ताकत पे भरोसा नहीं है। एक पॉपुलर कैंपेन का जब वक्त था तब आपका बयानिया महंगाई नहीं था, आपका बयानिया अमरीकी साजिश था, आपका बयानिया मीर जाफर मीर सादिक था, आपका बयानिया आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार मांगना था। उस वक्त आपको महंगाई याद नहीं है, ये आज आपको बयानिया याद आ रहा है महंगाई का। तो मामला ये है कि अगर इस मुल्क में सिर्फ इलेक्शंस ही करवाने हैं और इसी तरीके से करवाने हैं कि ना हारने वाले ने अपनी शिकस्त तस्लीम करनी और ना जीतने वाले ने अपने मंशूर के ऊपर कोई अमल करना है, तो ऐसे इलेक्शन अगले 100 साल तक होते रहे, पाकिस्तान में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। लेकिन इस सब से बढ़ के जब तक पॉलिटिकल एलीट अपने अंदर कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं लेकर आएगी, कोई प्लानिंग नहीं करेगी, कोई मैनिफेस्टो को ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेगी, उस वक्त तक कोई चेंज आने वाला नहीं है। अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह यह है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप करके घर ही बैठ जाएं और ना सड़कों पे निकलें तो आधा अदम इस्तेहकाम शायद वैसे ही जो है ना वो रुक जाएगा, उसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये भी तबाही का दूसरा नाम है, ये भी एक डिजास्टर है और ये इस बद से बदतर सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं। कोई बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगा दो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।